डायमेंशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिख लिया था। सभी महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमाओं के हो जाने के बाद डायमेंशन में जो आज हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, या हिंदी में कहा जाए तो विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन होगा यह न्यूमेरिकल लगाने में बेहद का नाम सहयोगी होगा। अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मालूम होगा तब आप उस क्वेश्चन को बेहद आसानी से लगा लेंगे। तो सबसे पहला काम आज का हम लोग का होगा, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को समझेंगे और जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को समझ लेंगे फिर हम लोग इस पे बेस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण या इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। हमारे पास कोई इक्वेशन है तो विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहेगा कि इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा उन सारे टर्म का डायमेंशन समान होगा। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहेगा कि किसी भी समीकरण में जितना भी पद होगा, जितना भी टर्म होगा, सारे टर्म का डायमेंशन समान होगा। जैसे यहां पे आपने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। इसका यह अर्थ हुआ कि जो x का डायमेंशन होगा वही y का डायमेंशन होगा और वही डायमेंशन z का होगा। तो विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत खाली इतना कहेगा कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा सारे टर्म की विमा समान होगी। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 एक इक्वेशन है तो जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन y का होगा और वही डायमेंशन z का होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा या घटेगा, यही कारण है कि जो x का डायमेंशन वही y का है और वही z का है। समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ता है या घटता है, यही कारण है कि किसी इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन सेम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम कितना होगा, तो यह भी द्रव्यमान, यह भी द्रव्यमान, द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ेगा तो आपका आंसर आएगा 7 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 4 किलोग्राम और 3 सेकंड कितना होगा तो इसका आप आंसर नहीं बता पाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान में समय को नहीं जोड़ा जा सकता। तो समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा या घटेगा, यही कारण है कि किसी भी इक्वेशन में जितना टर्म होगा सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होंगी। कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में जितना भी टर्म होगा सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जुड़ता है या सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी घटता है, यही कारण है कि जितना भी क्वांटिटी होगा इक्वेशन में, जितना भी टर्म होगा उन सारे टर्म का विमा समान होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सेकेंड और 1 सेकेंड कितना होगा, तो टाइम में टाइम को जोड़ा जा सकता है, इसका एक वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड और इसका कोई मीनिंग होगा। तो सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि किसी इक्वेशन में सारे टर्म का विमा समान होता है। जैसे मैं एग्जांपल में लूं
गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता v इक्वल यू प्लस ए टी। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती हैं, तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन u का होगा और वही डायमेंशन at का होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यह कहता है कि किसी भी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती हैं, तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन u का होगा और वही डायमेंशन at का होगा। v क्या होता है? अंतिम वेग, और वेग का डायमेंशन होता है lt पे पावर -1। u क्या होगा? प्रारंभिक वेग, इनका भी डायमेंशन lt का पावर -1। at का क्या डायमेंशन होगा? a त्वरण, त्वरण का डायमेंशन lt पे -2 और t टाइम, टाइम में आप टाइम का डायमेंशन t होगा। तो lt का पावर -1, lt का पावर -1 और -2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तभी भी आएगा lt का पावर -1। तो यहां आपने एक इक्वेशन लिया और आपने यह देखा कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होंगी, अर्थात समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा या घटेगा। वेग में वेग ही जुड़ेगा या वेग में वेग ही घटेगा, ऐसा नहीं होगा कि वेग में आप त्वरण को जोड़ेंगे या त्वरण को घटाएंगे। at भी वेग है, u भी वेग है, v भी वेग है। यही कारण है कि तीनों का डायमेंशन क्या आया? सेम आया। तो विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहेगा कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती हैं। तो चले इसको पहले लिख लिया जाए कि विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत क्या होता है। लिखिए, किसी समीकरण में सभी पदों की किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, अर्थात समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, अर्थात समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान होती है, अर्थात समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म इन एनी इक्वेशन आर इक्वल, दैट इज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। तो दोबारा इसको आप सुन लीजिए, फिर इसको आप छाप लेंगे। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहेगा कि किसी भी समीकरण में सारे पदों का विमा समान होगा, अर्थात समान चीज कभी भी जुड़ेगा या समान चीज घटेगा। कभी भी असमान क्वांटिटी ना जुड़ता है ना घटता है। यही कारण है कि इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के जरिए समझा, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया और यह देखा कि जितने भी टर्म हैं सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो इसको आप छाप लेंगे। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करके न्यूमेरिकल को लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मैं कोई न्यूमेरिकल आपको दूंगा वैसे ही आप वीडियो को रोकेंगे, पहले आप न्यूमेरिकल को खुद लगाने का प्रयास करेंगे और अगर न्यूमेरिकल नहीं लगेगा फिर आप वीडियो की सहायता से उसका सलूशन देखेंगे। जैसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं,
यह क्वेश्चन आपको कुमार मित्तल के बुक में मिल जाएगा। वेग इक्वल अंडर रूट में दाब बटे एक्स। तो क्वेश्चन में पूछा एक्स की विमा बताइए। तो पहला काम, वीडियो को आप पॉज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन अगर नहीं लगेगा तो फिर आप देखिए आगे उसको। ट्राई करिए आप पहले खुद। चले अब मैं इसको बताता हूं। तो आपका क्वेश्चन था वेग बराबर अंडर रूट में दाब बटे एक्स है, तो एक्स का विमा पूछा है। यह एक इक्वेशन है और इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन समान होता है। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती है, तो जो वेग का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वही होगा अंडर रूट में दाब बटे एक्स का डायमेंशन। जो विमा वेग का होगा वही होगा कड़ी में दाब बटे एक्स का विमा, क्योंकि किसी भी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती है, तो जो वेग का विमा होगा वही अंडर रूट में दाब बटे एक्स का विमा होगा। चलो भाई देखा जाए, वेग का विमा क्या होता है, LT का पावर -1 होता है। दाब का विमा होता ML का पावर -1, T का पावर -2। एक्स का विमा निकालना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर का स्क्वायर होगा L पावर 2 T पावर -2 मिलेगा। इधर का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, M L का पावर -1 T का पावर -2 अपॉन एक्स होगा। x इक्वल M T पावर -2 से T पावर -2 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल आएगा M L पावर -3। तो ये आपका आंसर आएगा x इक्वल M L का पावर -3 होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन था वेग बराबर अंडर रूट में दाब बटे एक्स, हम लोग को x का विमा बताना था। यह एक इक्वेशन है और इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन समान होगा। जो वेग का विमा होगा वही कड़ी में दाब बटे एक्स का विमा होगा। तो यहां से हमने x का विमा निकाला M L का पावर -3। तो इसको आप छापेंगे, फिर आप अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। x इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x दूरी है, t समय है और a b c का डायमेंशन हम लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है x इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x दूरी है, t टाइम है, a b c का हमको डायमेंशन बताना है। लगाइए। अब इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन था x इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x दूरी है, t समय है, हमको a b और c का डायमेंशन बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यह कहता है कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती हैं, तो जो x का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही bt का होगा और वही ct स्क्वायर का होगा। विमाओं के समांगिकता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती है, तो जो x का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही bt का होगा और वही ct स्क्वायर का होगा। x क्या है, दूरी है, तो दूरी का डायमेंशन l होगा, यही a का डायमेंशन होगा, तो a का डायमेंशन आ गया l होगा। x दूरी है, इसका डायमेंशन l होगा और यही bt का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ bt। तो b का डायमेंशन पूछा है,
टी टाइम है तो इनका डायमेंशन टी होगा, तो बी का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -1। जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन होगा सी टी स्क्वायर का। ठीक, तो यहां से c का डायमेंशन निकल के आएगा एल टी का पावर -2 होगा। तो इस तरह आपने ए बी सी का डायमेंशन निकाला। यह इक्वेशन था, इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। जो x का वीमा होगा वही a का होगा, वही बी टी का होगा, वही सी टी स्क्वायर का होगा। x दूरी है, दूरी का डायमेंशन l होगा और यही a का वीमा है। t टाइम है, टाइम का डायमेंशन t होगा, तो b का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -1 और c का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -2। अब तीसरा वाला क्वेश्चन आप लगाएंगे v इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। v वेग है, वेलोसिटी, t समय है, फिर आपको बताना है ए बी सी का डायमेंशन। ठीक, ए बी सी का डायमेंशन बताना है। बेहद आसान क्वेश्चन है, बताइए भाई। चलिए देखा जाए, यह एक इक्वेशन है और इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। जो v का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही बी टी का होगा और वही सी टी स्क्वायर का होगा। तो v वेग है और वेग का डायमेंशन एल टी का पावर -1 होता है, यही a का डायमेंशन होगा। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी का पावर -1 होगा, यही बी टी का डायमेंशन होगा। तो b का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -2 और c का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -3 होगा। छापेंगे आप इसको। अब क्वेश्चन में हम लोग फिर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का चौथा क्वेश्चन, a इक्वल x प्लस वाई टी अपन जेड प्लस टी। ए त्वरण है, टी समय है, तो x y z का विमा पूछा है। ए त्वरण है, टी समय है, तो x y z का विमा पूछा है। खुद आप लगाइए इसको पहले। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाएंगे। या कोई इक्वेशन है और इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो जो a का डायमेंशन होगा वही x का होगा, वही वाई टी अपान जेड प्लस टी का होगा। सबसे पहले तो मैं आपको z का डायमेंशन बताऊं। समान चीज में समान चीज जुड़ेगा। अगर z में समय जुड़ा माने z भी टाइम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ता है, समय में समय जुड़ेगा। अगर यहाँ t टाइम है तो z भी टाइम होगा, क्योंकि समान चीज में समान चीज ही जुड़ेगा। तो z का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ z, मैंने आपको बताया कि समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा। z में टाइम जुड़ा माने z भी क्या होगा? टाइम होगा। अब निकाला जाए हम लोग x और y का डायमेंशन। तो किसी समीकरण में सारे पदों की विमाएं समान होती हैं, तो डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर? डायमेंशन ऑफ x के बराबर और डायमेंशन ऑफ वाई टी अपान जेड प्लस टी के बराबर। ए त्वरण है, त्वरण का डायमेंशन होगा एल टी का पावर -2। यह किसके डायमेंशन के बराबर? x के डायमेंशन के बराबर। ए त्वरण है, त्वरण का डायमेंशन एल टी का पावर -2। y का डायमेंशन पूछा है, समय का डायमेंशन t होगा, नीचे z और t का भी डायमेंशन t होगा।
टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो y का डायमेंशन भी आएगा LT का पावर -2 होगा। तो y का डायमेंशन भी LT का पावर -2 होगा, x का भी LT का पावर -2 होगा और z का t होगा। दोबारा समझा जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में a त्वरण है, t समय है, x y z का डायमेंशन पूछा है। देखो समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ता है, अगर z में समय जुड़ा तो z भी समय होगा, इनका डायमेंशन t होगा। जो a की विमा होगी वही x का होगा और वही इस पूरे टर्म का होगा। a त्वरण इनकी विमा LT का पावर -2 होगा, यही x का विमा होगा तो x का विमा आया LT का पावर -2। अब इस वाले टर्म में देखिए y का डायमेंशन पूछा, समय का t होगा और z का डायमेंशन भी t और इनका भी t, तो t प्लस t 2t होगा, तो 2 लिखा नहीं जाएगा तो खाली t लिखा, t से t कटा तो y का डायमेंशन होगा LT का पावर -2। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं वांडरवाल गैस इक्वेशन। वांडरवाल गैस इक्वेशन होता है गैस के 1 मोल के लिए P + A/V² V - B = RT। वांडरवाल गैस इक्वेशन होता P + A/V² V - B = RT। P क्या होगा? दाब होगा, V क्या होगा? आयतन होगा। हमको डायमेंशन बताना है A और B का, तो इसको अब आप लोग सॉल्व करिए। तो वांडरवाल गैस इक्वेशन में हमको स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशन बताना है। यहाँ पे दिया कि P प्रेशर होगा और V वॉल्यूम होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का हम लोग यूज करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यह कहता है कि समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा, माने जो P का डायमेंशन होगा वही A/V² का डायमेंशन होगा और जो V का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। बार बार मैं आपको यह बता रहा हूं कि समान क्वांटिटी में समान क्वांटिटी जुड़ेगा या घटेगा। तो P में A/V² जुड़ा, माने जो क्वांटिटी P होगा वही क्वांटिटी A/V² होगा। तो यहां से यह हुआ डायमेंशन ऑफ P इक्वल डायमेंशन ऑफ A/V²। P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन mL का पावर -1 T का पावर -2 होगा। A का डायमेंशन पूछा है और V वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम डायमेंशन L³ होगा, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। mL का पावर -1 होगा, T का पावर -2 होगा बराबर A/L पावर 3 का स्क्वायर होगा तो L पावर 6 हो जाएगा। यहां से A का डायमेंशन निकल के आएगा, आप यहां मल्टीप्लाई करिए, m L का पावर 5 T का पावर -2 होगा। सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी जुड़ता है, तो जो क्वांटिटी P होगा वही क्वांटिटी A/V² होगा। यहां से A का डायमेंशन निकल के आया m L का पावर 5 और T का पावर -2। इसी तरह B का डायमेंशन निकाला जाए, डायमेंशन ऑफ V इक्वल डायमेंशन ऑफ B। समान चीज में समान चीज जुड़ेगा या समान चीज घटेगा, तो V का डायमेंशन होगा L³ और यही किसका डायमेंशन होगा? B का। तो हमने स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशन निकाल लिया। स्मॉल a का डायमेंशन आएगा m L का पावर 5 T का पावर -2 होगा और b का डायमेंशन होगा L³। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा, जो भी नंबर हो, छठा या सातवां नंबर होगा, P इक्वल P0 e⁻⁴t²। यहाँ पे P क्या होगा? प्रेशर होगा, T टाइम होगा और हमसे अल्फा का डायमेंशन पूछा है। तो अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना होगा वह यह होगा P इक्वल P0 e⁻⁴t²। T
टी टाइम होगा, पी और P0 प्रेशर होगा, अल्फा का डायमेंशन पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे अल्फा का डायमेंशन पूछा था। अच्छा ई क्या होता है, तो ई चरघातांकी गुणांक होता है। जिन बच्चों को ना मालूम वो जान लें, ई होता है चरघातांकी गुणांक और इनका वैल्यू होता है 2.718। तो ई का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है। पावर के बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि जो पावर होता है वह हमेशा रियल नंबर होता है और संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो पावर आर रियल नंबर, इट इज डायमेंशनलेस, माने जो घात होता है वह हमेशा वास्तविक संख्या होता है और यह हमेशा विमाहीन होता है। तो पावर के बारे में आप एक चीज नोट डाउन करिए कि पावर हमेशा रियल नंबर होगा और यह डायमेंशनलेस होगा, माने पावर का कोई विमा नहीं होगा। तो ई का पावर अल्फा टी स्क्वायर है, ई एक नंबर है और नंबर का पावर भी हमेशा नंबर होगा, पावर एक रियल नंबर होगा और यह हमेशा डायमेंशनलेस होगा। तो जो अल्फा टी स्क्वायर होगा वह विमाहीन होगा, माने डायमेंशनलेस होगा। अल्फा का हमको डायमेंशन निकालना है, टी स्क्वायर का डायमेंशन हम लोग टी स्क्वायर लिखेंगे और विमाहीन माने इनका डायमेंशन 1 लिख देंगे। 1 माने विमाहीन होगा, विमाहीन माने m का पावर 0 होगा, l का पावर 0 होगा और t का पावर 0 होगा, या फिर आप उसको डायरेक्ट 1 लिखिए। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन निकल के आएगा t का पावर -2। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझेंगे। देखो क्वेश्चन था P इक्वल P0 e पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर और क्वेश्चन में अल्फा का डायमेंशन पूछा था। देखो t यहाँ टाइम होगा, e क्या होता है, तो e होता है चरघातांकी गुणांक जिसका वैल्यू होता है 2.718। तो हमेशा जो पावर होता है, पावर रियल नंबर होता माने वास्तविक संख्या और संख्या माने 2 4 6 -1 -2, संख्या का कोई विमा नहीं होगा या विमाहीन होगा। तो अल्फा टी स्क्वायर विमाहीन होगा, अल्फा का डायमेंशन पूछा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर होगा, विमाहीन माने 1 होगा, तो अल्फा का डायमेंशन निकल के आएगा टी पावर -2। आज के लेक्चर का अब मैं अंतिम सवाल देता हूं, P इक्वल अल्फा अपान बीटा ई पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा। यह क्वेश्चन IIT 2004 में आया था, तब मेंस और एडवांस दोनों एक में होता था। हमको अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है, जेड यहाँ पे दूरी होगा, के वोल्टेज मैन कांस्टेंट होगा और जो थीटा है वह ताप होगा। और हम लोग को अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है। P इक्वल अल्फा अपान बीटा ई पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा। अल्फा और बीटा का क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा है, जेड दूरी होगा, के वोल्टेज मैन कांस्टेंट होगा और थीटा ताप होगा। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए कि अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप यह यूज करिए कि जो पावर होगा वह रियल नंबर होगा और वह डायमेंशन लेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो पावर होता है वह रियल नंबर होगा और जो पावर होगा वह डायमेंशन लेस होगा, इट इज डायमेंशन लेस। हमेशा जो घात होता है, घात वास्तविक संख्या होगा और संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अल्फा जेड अपान के थीटा डायमेंशन लेस होगा यानी विमाहीन होगा। तो इनके डायमेंशन को हम लोग 1 लिखेंगे। पहले अल्फा का डायमेंशन निकाला जाए। जेड दूरी है, क्वेश्चन में कहा था कि जेड दूरी है, के वोल्टेज मैन कांस्टेंट कहा था और थीटा को ताप कहा था। तो जेड दूरी है, दूरी का डायमेंशन L होगा, के वोल्टेज मैन कांस्टेंट, वोल्टेज मैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो वोल्टेज मैन कांस्टेंट होता है 1.38
इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो इनका डायमेंशन क्या होगा, जूल का डायमेंशन होता ml²T⁻², और केल्विन का डायमेंशन थीटा होगा तो ml²T⁻² और थीटा का पावर -1 होगा। तो वोल्टेज मैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml²T⁻² और थीटा का पावर -1, और ताप का डायमेंशन थीटा होगा। थीटा पावर -1 से थीटा कैंसिल हो गया, L से L का स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा का डायमेंशन निकल के आया, अल्फा का डायमेंशन m आएगा, L आएगा और T का पावर -2। ठीक, अल्फा का डायमेंशन निकल के आ गया m, L और T का पावर -2। अभी हमको बीटा का डायमेंशन बताना, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, E भी एक नंबर होता है तो यह भी पूरा डायमेंशन लेस होगा। भाई E भी तो एक संख्या होता है, तो संख्या का पावर संख्या होगा या पूरा डायमेंशन लेस होगा। तो P का जो डायमेंशन होगा वह होगा अल्फा अपन बीटा का डायमेंशन, तो P प्रेशर होता है, इसका डायमेंशन ml का पावर -1 T का पावर -2, अल्फा का डायमेंशन ml T का पावर -2 और बीटा का निकालना था। m से m कटा, T पावर -2 से T पावर -2 कटा, तो बीटा इक्वल आएगा L²। तो बीटा का डायमेंशन आ गया L²। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा था। तो पहला चीज तो आपको यह मालूम है कि जो पावर होता, पावर हमेशा रियल नंबर होगा और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अल्फा जेड अपन के थीटा विमाहीन होगा, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अल्फा जेड दूरी होगा और दूरी का डायमेंशन L होगा। के वोल्टेज मैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता ml² T का पावर -2 थीटा का पावर -1 होगा, और थीटा का डायमेंशन थीटा होगा। थीटा से थीटा कैंसिल, L से L कैंसिल, तो अल्फा का डायमेंशन आएगा ml T का पावर -2 होगा, और जो P का डायमेंशन होगा वही अल्फा अपन बीटा का डायमेंशन होगा। P प्रेशर होगा, प्रेशर का डायमेंशन ml का पावर -1 T का पावर -2 होगा। अल्फा का डायमेंशन होगा ml T का पावर -2 और बीटा का डायमेंशन निकालना था, तो बीटा का डायमेंशन होगा m से m कैंसिल, T पावर -2 से T पावर -2 कैंसिल, तो बीटा का डायमेंशन है L²। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करवा दिए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल गया, y = a sin AT - BT, या फिर स्मॉल a लिखिए। तो स्मॉल a और b का डायमेंशन पूछा, तो साइन के बाद एंगल होगा और एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग और लगाएंगे और इसके बाद चैप्टर में विमाओं का अनुप्रयोग बचेगा, और डायमेंशन के 3 अनुप्रयोग पढ़ने के बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा।